मॉर्निंग एवरीवन। और आप सब लोग कैसे हैं? घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो एसडी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन बताओ। तो मैं आगे वाले अभी कुछ थोड़ा अपना टॉपिक स्टार्ट कर लें, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो आगे का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। मैंने आपको ज्ञान बता दिया, ज्ञान के उद्देश्य बता दिए, सभी चीज़ ज्ञान के बारे में, विधियाँ हैं, शर्तें हैं, ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो सब चीज़ बता दी। अब हम और देखेंगे कि विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है। तो विद्यालयों के अंतर्गत हम किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान कैसे हम ले सकते हैं, तो वो उसके अंतर्गत देखेंगे। इन विद्यालयों में भी जो है आधुनिकता, समाज और संस्कृति, आधुनिकता, समाज और संस्कृति के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये आधुनिकता, ये समाज और ये संस्कृति है क्या चीज़ है। तो सर्वप्रथम हम विद्यालयों में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है या जो ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं, स्रोत है। तो विद्यालयों में भी अनुभव पर प्राप्त, जो अनुभव के आधार पर जो ज्ञान दिया जाता है वो आधुनिकता, समाज और संस्कृति जो हैं उनके आधार पर उत्पन्न होता है। तो सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं कि समाज क्या है, समाज हमें कैसे ज्ञान देता है, समाज हमारे लिए क्या ज्ञान की व्यवस्था करता है, किस तरह हमें उससे वो हमें नॉलेज की, हमारे समाज में ज्ञान की व्यवस्था की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं कि समाज क्या चीज़ है। तो समाज व्यक्तियों के, समाज क्या, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? समाज। व्यक्तियों के समूह को, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक से अधिक जो व्यक्ति है उस समूह को, जब समूह बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और समाज के, जो समाज के हैं, जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम समाज कहते हैं। देखो बेटा, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं और उन व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम समाज कहते हैं। और ये जो समाज होता है, ये समाज हम लोगों से क्या चाहता है कि जो इसके जो व्यक्ति हैं, इसके जो हर एक व्यक्ति है वो व्यक्ति उस समाज के लिए उपयोगी बने और सुयोग्य नागरिक बने। तो इसके लिए जो ये समाज है, वो ये जो समाज है, ये समाज हमारे लिए क्या करता है? ये समाज हमारे लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि हर समाज ये चाहता है, प्रत्येक समाज ये चाहता है कि उसका जो नागरिक है, जो उसका व्यक्ति है, उस नागरिक, वो व्यक्ति सुयोग्य नागरिक बने। इसके लिए वो क्या करता है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था करवाता है। उचित शिक्षा की व्यवस्था करवाता है। उचित शिक्षा की व्यवस्था हो जाने के बाद में जो व्यक्ति उस शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तब वह व्यक्ति क्या बन जाता है? एक सुयोग्य नागरिक बन जाता है। वह व्यक्ति क्या बन जाता है? सुयोग्य नागरिक बन जाता है। यानी समाज, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। समाज, सामाजिक संबंधों, जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं और ये जो समाज होता है वो अपने व्यक्ति को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करवाता है। उचित शिक्षा की व्यवस्था जब करवा देता है तो उसके बाद में वो क्या चाहता है कि वो व्यक्ति है उन शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करे। उद्देश्यों की पूर्ति करने के बाद में वो व्यक्ति एक सुयोग्य नागरिक बन जाता है। इसके बाद में कुछ अच्छे समाजशास्त्रियों ने, कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, तो उन परिभाषाओं को जानेंगे हम। पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आज का कि ज्ञान प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। विधियों के आप नाम बताएं और कमेंट बॉक्स में उन विधियों के नाम लिख करके मुझे सेंड कर दें। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ कि ज्ञान प्रदान करने की विधियां कौन कौन सी हैं। 3 विधियां हैं, ये मैंने आपको बता दिया है।
लेकिन उनके नाम हैं जो मुझे नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवा दें। तो मैं फिर से अपने टॉपिक पर आती हूँ। तो आज फिर से अपना टॉपिक है कि कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, वो परिभाषाएं किस तरह से हैं तो हम उनको जान लेते हैं। तो समाज की जो परिभाषा है, पहली परिभाषा दी है टॉलकॉट पार्सन्स ने, टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है पहले हम देख लेते हैं कि समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में, देखो जो मानवीय संबंध है बहुत जटिल है, आपस में एक दूसरे से जॉइंट होते हुए हमारे जो संबंध है वो चलते जाते हैं, नाना फूफा मामा चाचा काकी ना जो भी है, ये रिश्ते बहुत जटिल संबंध बने हुए हैं कि आधे रिश्तों को तो हम जानते तक भी नहीं है कि कौन सा रिश्ता। हम अक्सर अपने घर वालों से ये पूछते हैं कि ये जो रिलेटिव आए हैं ये हमारे क्या लगते हैं, तो हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो मानवीय संबंध हैं वो आपस में बहुत जटिल है, जटिलता के रूप में परिभाषित किया है जा सकता है जो साधन तथा साध्य। देखो साधन और साध्य मैंने आपको क्लियर किया था, तो यहाँ पर मुझे साधन और साध्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लक्ष्य है, मानवीय संबंध क्या होते हैं, लक्ष्य और माध्यमों के द्वारा के संबंध के द्वारा क्रिया उत्पन्न करते हैं, यानी अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन माध्यमों के द्वारा, उन माध्यमों को के ऊपर जब चलते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, वो क्रिया करते हैं, चाहे वे वास्तविक हो, चाहे वे दिखाई दे रहे हो या प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक हो। ये इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है कि मानवीय संबंध जटिलतापूर्ण होते हैं और आपस में जो साधन और साध्य के द्वारा जो व्यक्ति है वो क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट परिभाषा है अपनी मैकवाइवर पेज के अनुसार। तो इन्होंने बताया है कि समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों के अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह, यानी जो समाज है वह रीतियों के आधार पर, कार्य प्रणालियों के अधिकार, सभी व्यक्तियों को क्या होता है, कार्य प्रणालियों पर अपना अपना अधिकार होता है। सब समाज अपने रीतियों पर और अपनी कार्य प्रणाली पर क्या करते हैं, अधिकार रखते हैं। अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग, और पारस्परिक क्या करते हैं, आपस में अपना अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। रीतियां जब निभाते हैं, पारंपरिक जो रीतियां होती है उनको निभाते हैं और पारस्परिक सहयोग रखते हैं। अनेक समूह व विभागों की मानव व्यवहारों के नियंत्रणों, अब वो जो सारे जो समूह है वो रहते हैं। उन्होंने समाज की परिभाषा दी है, बेटा थोड़ा समझने का प्रयास करो कि सारे इनके समाज की रीतियाँ होती हैं, उनके कार्य प्रणालियाँ होती हैं, उन सबको उनके ऊपर अधिकार होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे समूह बने हुए होते हैं और मानव के व्यवहारों पर, वो जो समाज क्या करता है, मानव के व्यवहारों पर नियंत्रण करता है। जो अनैतिक व्यवहार करते हैं उनके ऊपर नियंत्रण भी करता है और जो समाज क्या होता है, वो समाज उनको स्वतंत्रता भी प्रदान करता है, उनको स्वतंत्रता की प्रदान करता है। तो समाज ऐसी व्यवस्था का निर्धारण करता है। इस सतत परिवर्तनशील व्यवस्था क्या है, हमेशा परिवर्तन रहती है। समाज की जो कार्य प्रणाली है, जो विभाग है, जो साधन है, वो साधे हैं, वो बदलते रहते हैं हमारे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो हमेशा जो समाज की जो गतिविधियाँ हैं वो परिवर्तनशील होती रहती हैं और ये सतत परिवर्तनशील व्यवस्था जो है वो समाज है। आगे की परिभाषा है कि आगे की जो परिभाषा है वो हम देखते हैं कि आगे की परिभाषा क्या दी है। अगली परिभाषा दी है लैपियन-मोर्डेन के अनुसार। लैपियन-मोर्डेन क्या बता रहे हैं कि समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं। मैंने आपको बताया था कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, लेकिन ये कुछ अलग बता रहे हैं। ये बता तो अच्छा ही रहे। अब देखो कि व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली, यानी जो समूह के व्यक्ति हैं उनके बीच में होने वाली जो अंतःक्रिया है, क्रिया की एक जटिल व्यवस्था है। यानी व्यक्तियों के समूह से नहीं बल्कि जो व्यक्ति हैं वो जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उस
व्यवस्था को उन्होंने समाज कहा है। उस अंतःक्रिया, जो अंतःक्रिया होती है वो एक जटिल होती है, और जब जटिल होती है तो उसको क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो इन्होंने समाज की बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं। मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई हैं। तीनों परिभाषाएं आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी है। तीनों परिभाषाओं को आप रट लेना और एग्ज़ाम में कर देना। तो बच्चों, मैंने आज का आपको क्वेश्चन बता दिया है। क्वेश्चन फिर से नहीं रिपीट करूँगी और मैं अपनी क्लास को यहीं पे संपन्न करती हूँ। नमस्कार, माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज की क्लास को यही संपन्न करती हूँ। नमस्कार, गुड